लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सआदत हसन मंटो की कहानी उल्लू का पट्ठा सुनाते हैं। इस कहानी में कहानीकार ने सआदत हसन मंटो ने एक व्यक्ति की कहानी को बताया है कि जब किसी के दिल में गुब्ज पैदा होता है या कोई भड़ास निकालनी होती है तो वो मुंह से कुछ कह देता है और उसकी दिल की भड़ास निकल जाती है। इसमें व्यक्ति ने कैसे अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की है, यही हम कहानी में सुनाते हैं। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसल खाने की तरह चला। रास्ते में ये इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कह दें। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्ठा कह दें। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे इसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बायस उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज़ नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कुंवारपने की ताजगी थी। हवा खुनुक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था किसी को बगैर वजह की उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी ज़िंदगी के 28 वर्षों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्ठा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज़ उसने बाज़ मौक़ों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियाँ भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौक़ों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश लम्हा बलम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्ठा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएकी उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्ठा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज़ भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नज़र सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई, अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से इसे अंदर लाया हूँ। अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ती तो पानदार जो कि मूंज का बना हुआ है जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसके जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज़ दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके इससे सिर्फ इतना कहे, ख्वाहिश तुम निरे उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने तामुल किया और सोचा, यूँ बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो वो बात पैदा न होगी, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठ कर ही तो हर रोज़ हुक्का पीता हूँ। चुनांचे वो खुशी जो एक लम्हा के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफ़ी देर थी, पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ़ हो गया।
कुछ देर तक तो वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जो ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? और बफर्ज़ाए मुहाल मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सहीहुद दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेअसर उपाबा है। लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज़्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा। खा ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बायस ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के बायस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। भाई होगा, ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली इसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज़ ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सेके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हाथी के कोने पर कासिम हर रोज़ मेल देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज़ तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियाँ तो मोए होटल की छोकरियाँ हैं जिनके आप हर वक्त गुण गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हा के लिए उसके जी में आया कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की फुंसियाँ धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोल कर पी ले। मगर उसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही करती हैं और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माँ से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को उमूमी ज़िंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बात कह देती है, उसकी नीयत नेक होती है। बाज़ औरतों का तो ये शियार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगें ज़रूर धो देना। नीम ज़ख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसमियों का रस ज़रूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊँगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं, मैं आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर ना रहूँगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो मौसमियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मसनूई गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीक़ों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शौहरों से सीखे थे और अपने घर के माहौल के मुताबिक इनमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर लिया था।
चाय से फारिग होकर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हर्ज है। जेरे लब बिल्कुल हौले से कह दूं उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों न उसको हल्का कर दूं। दफ्तर में उसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूँ सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और खुसूसन उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज़ दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको उससे? एक सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आए कि कह दूं ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है, और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं। नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए। उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूँ। कासिम ने अध जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उसे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे ले आया करे। तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करना पड़ती है। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा, जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो इसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुसलखाने की मोरी में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने जज्बात से मगलूब होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। उससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी तो हुई थी, और मैं समझता हूँ कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। कासिम बड़ा सही दिमाग आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वो सही खुतूत पर गौर व फिक्र करने वाला इंसान है, मगर इस एहसास ने उसके अंदर बरतरी का ख्याल कभी पैदा नहीं किया था। यहाँ पर उसकी सही दिमागी को दखल था कि वो एहसास बरतरी को अपने अंदर दबा दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला ज़रूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली ज़हन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ता का आखिरी टोस्ट खा चुकी थी। कासिम को यूं टहलते देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दफ्तर का वक्त हो गया क्या? ये लफ्ज उसकी जबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आए कि बीवी से साफ साफ कह दे कि अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है, जिसका सर है न पैर। बीवी ज़रूर सुनेगी, और ये भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनांचे यूं हंसी हंसी में उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश इसके दिमाग से निकल जाएगी। मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा, लेकिन ऐसा न हो कि ये बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अंजाम कार नाखुशगवारी पैदा हो। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कुछ न कहा और एक लम्हा तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का कमोड उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे कमोड पर बिठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही को खराब करे, आखिर लड़का किसका है। कासिम को इस किस्म की चक पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखी मजाक की झलक देखता था। मुस्कुराकर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर खराब नहीं किया। ये आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब न समझा। कासिम को मुतलकन अफसोस न हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त रखने के लिए किया करता था। वो और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब न दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज़ जो हर रोज़ उसके मुंह से निकलते थे आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले।
और कासिम दरवाज़ा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिंजा कर रहा था, मतलब पेशाब कर रहा था। उसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्टा कह देना चाहिए, यानी जो सही मायने में उल्लू का पट्टा है। जरा अंदाज मुलाहिजा हो किस इन्हिमाक से ड्राई क्लीन किए जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सर अंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सही दिमाग आदमी था। उसने ताजील से काम न लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ है। चाहिए तो ये कि उसके कान के पास जोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए, किबला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा तर्क कर दिया। इसी असना में उसके पीछे से एक साइकिल नमूदार हुई। कॉलेज की एक लड़की इस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम न लिया, इसलिए कि उसने हादसे के रद्द अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि इधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा उड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ इसने गजबनाक निगाहों से देखा और भींचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट ना जाने अपने साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था। मगर वो बहुत सही दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसे पर गौर किया, उस लड़की को माफ कर दिया। उसको माफ ही करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है और उन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हों। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़स रखे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत